अस्सलाम वालेकुम। जी, आज जो है हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 10 करना है और इसमें हमने मेनली वर्ल्ड वार 2 को देखना है कि किस तरह वर्ल्ड वार 2 हुई है, इसके पीछे क्या इम्पोर्टेंट रीज़न थी और कौन-कौन सी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व थी और कौन सी कंट्रीज़ ये वर्ल्ड वार 2 जीती हैं और उसके नतीजे में कौन-कौन से इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का क़याम होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ल्ड वार 1 के बारे में बात की थी और वर्ल्ड वार 1 के नतीजे में जो इम्पोर्टेंट ट्रीटीज़ थी जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, लौज़ैन है, ये सारी ट्रीटी जो है ना हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इन पे बात की है। तो आज हम वर्ल्ड वार 2 के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड वार 2 ये हुई क्यों है? क्या इसके पीछे मेन वजूहात थी? तो वर्ल्ड वार 2 जो है ये स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर 1939 और इसकी जो एंडेड डेट है वो 2 सितंबर 1949 है। ये दोनों डेट जो है कमीशन पहुंच चुका है 1 सितंबर और 2 सितंबर 1939 और 45। ये आपने इसका पीरियड जरूर याद रखना है। इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड वार 2 स्टार्टेड व्हेन जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड। ये क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ टाइम कमीशन पूछ चुका है कि वर्ल्ड वार 2 में ये कैसे स्टार्ट होती है। तो जर्मनी जो है ये देखें इसके साथ ही बेसिकली पोलैंड है, तो जर्मनी पोलैंड पे बेसिकली अटैक करता है और उसके नतीजे में फिर साथ दूसरे ममालिक भी आते जाते हैं। इससे पहले अगर एक और इवेंट हम देख लेना तो यहाँ पे एक इलाका है मंचूरिया का जो कि बेसिकली चाइना का इलाका था और जापान उस पे अटैक करता है। तो ये भी इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रीजन में से है, इसके बारे में भी हमने बात करनी है। वर्ल्ड वार 2 started when Germany attacked and Poland. Adolf Hitler became Chancellor of Germany 1933 to 45। देखें जी, अडॉल्फ हिटलर जो है वर्ल्ड वार 1 में भी ये बंदा शामिल था, लेकिन जब ये पकड़ा जाता है ना तो एज आ खुद को ये पोस्टमैन शो करवा के ये जान छुड़वा लेता है। तो अडोल्फ हिटलर इसने बेसिकली जो वर्ल्ड वार 1 के बाद जो जर्मनी पे काफी ज्यादा पाबंदियां लगाई गई थी ना, तो उन्हीं पाबंदियों को एज अ स्लोगन इसने इस्तेमाल करते हुए अवाम को इसने आगे हमने ना ये देखें हमने इसके बारे में फाशिज्म की इसकी जो आइडियोलॉजी थी कि जर्मन आर सुपीरियर बाकी तमाम लोग जो हैं वो इन्फीरियर हैं। तो इस तरह इसने जर्मन अंपायर में खुद को मनवाया है। तो अडोल्फ हिटलर बिकेम चांसलर ऑफ जर्मनी 1933 टू 45। ये इसका पीरियड है, ये ही सेम पीरियड जो है ना वो एफ डी रोजवेल्ट अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है ना उसका भी यही पीरियड है 1933 टू 45। तो ये जरूर याद रखिएगा। अडॉल्फ बिलोंग टू ऑस्ट्रिया एंड हिज फेमस बुक वाज, ये बुक जो है ना माइन कैम्प, ये जर्मन में ही है और उसे इंग्लिश में माई स्ट्रगल कहते हैं, मेरी कोशिश। तो ये बुक जो है ना वो काफी दफा कमीशन हो चुका है माइन कैम्प। तो इसका ये पूछते हैं भी ये अडोल्फ हिटलर, इसका ना जर्मनी का भी ऑप्शन वो देता है कि अडोल्फ हिटलर ये कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का ये रिहायशी था, तो ये बेसिकली ऑस्ट्रिया का रिहायशी था, जर्मन का नहीं था। अब ये वर्ल्ड वार 2 जो है इसमें हम पहले इसकी ना वजूहात के बारे में देख लेते हैं, क्या इसकी वजूहात थी। तो उसके बाद ये दो ग्रुप बन जाएंगे, अलाइड पावर और एक्सिस पावर। इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी तो वो हम देख लेते हैं और उनके जो रूलर है उनके बारे में भी कमीशन सवाल पूछ रहा होता है तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कुछ इवेंट जो है ना इसमें इट इंक्लूडेड राइज ऑफ फाशिज्म इन यूरोप एंड मिलिटरिज्म इन जापान। जापान जो है ना मिलिटरी लिहाज से, फौजी लिहाज से जो है ना काफी तरक्की कर रहा था। जैसे आजकल आप देखते हैं चाइना भी काफी आगे जा रहा है और यूएस जो है वो ऑलरेडी काफी मिलिटरी लिहाज से स्ट्रॉन्ग है। तो उस वक्त जापान जो था ना वो काफी स्ट्रॉन्ग था। इट इंक्लूडेड राइज ऑफ फाशिज्म इन यूरोप एंड मिलिटरिज्म इन जापान। जी, जापान इन्वीजन ऑफ मंचूरिया, ये मैं आपको ऑलरेडी ये दिखा चुका हूँ। ये देखें ये चाइना ना, तो यहाँ पे ना ये एक इलाका है मंचूरिया का जो कि चाइना और जापान और उस वक्त रूस उनके आपस में ना उस वक्त यूएसएसआर होता था तो उनके दरमियान ये बेसिकली मुतनाज़ा इलाका था। तो जापान ने क्या किया, मंचूरिया पे कब्जा कर लेता है। ये 1931 जापान इन्वीजन ऑफ मंचूरिया, ये आप याद रखिएगा, ये पार्ट ऑफ चाइना, आज भी ये चाइना के ही कब्जे में है, ये अलग से सवाल बनता है। तो जापान इन्वीजन ऑफ मंचूरिया 1931। इसके अलावा स्पेनिश सिविल वार भी थी 1936 से 39 तक और सेकंड साइनो जापान वार है
1937 से लेकर 45 तक। तो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार टू से पहले ही ये कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हैं जो कि इसके पीछे मेन जो रोल अदा कर रहे हैं वर्ल्ड वार टू के पीछे। जैसे हमने वर्ल्ड वार वन के पीछे बाल्कान वार को देखा था ना, तो ये वर्ल्ड वार टू के पीछे भी कुछ ये इम्पोर्टेंट इवेंट हो चुके हैं। अब हिटलर इन्वेडेड पोलैंड लीडिंग यूके फ्रांस टू डिक्लेयर वार ऑन जर्मनी। The fight continued mainly between Germany and UK in Balkan, Middle Mediterranean and Middle East. तो यूरोप जो है ना, मेनली जो जंग होती रही है वो यूरोप में ही होती रही है। हिटलर ने बेसिकली पोलैंड पे कब्जा कर लिया था और पोलैंड पे जैसे इसने अटैक किया तो पोलैंड का एग्रीमेंट था यूके और फ्रांस के साथ, तो यूके और फ्रांस ने भी इनके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उसके बाद ये कुछ ना आगे इवेंट है उनको हम बाद में देखते हैं। कुछ यहाँ पे ना कंट्रीज जो आपस में ये एक्सिस यहाँ पे ना अलायंस बनेंगे, तो उन अलायंस में हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, क्योंकि वो पूछता है। यहाँ पे इनके जो रूलर हैं वो भी मैंने साथ लिखे हुए हैं, तो ये रूलर जो है वो आपने लाजमी याद रखने हैं, इनके नाम पूछता है। लेकिन ये अलाइड पावर जो है इनमें बेसिकली पोलैंड है, फ्रांस है। इसमें ना बस जो इम्पोर्टेंट बंदे हैं ना, जो रूलर हैं, वो ही आपने याद रखने। हर मुल्क का हुक्मरान आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, पोलैंड का जैसे नहीं रखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पोलैंड इस एंगल से जरूर याद रखें कि पोलैंड पे जर्मनी ने अटैक किया और तब वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई है। पोलैंड फ्रांस का वही जो वर्ल्ड वार वन के दरमियान था वही वर्ल्ड वार टू के दरमियान है। इसके अलावा यूके का विंस्टन चर्चिल है और यूएस का एफ डी रोजवेल्ट है। यहाँ पे ना आगे जाके मैं आपका यहाँ पे एक कमीशन सवाल पूछ रहा होता है, वो भी क्लियर करूंगा कि एफ डी रोजवेल्ट जो है ना वो 1945 फेब तक रहता है। इसकी ना वो डेट भी डेथ पूछता है, क्योंकि इसके बाद हैरी ट्रूमैन यूएस का प्रेसिडेंट आ जाएगा जिसने आके न्यूक्लियर बम गिराने का जापान पे परमिशन देनी है। तो एफ डी रोजवेल्ट या हैरी ट्रूमैन, इन दोनों के बारे में आपने याद रखना है। हैरी ट्रूमैन जो है ना वो 1945 फेब के बाद आता है जब इसकी वफात होती है एफ डी रोजवेल्ट की। इसके अलावा यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका कल हमने देखा था 1922 दिसंबर में इसका क्याम था और 1991 में ही इसका फाल हो रहा है। तो यूएसएसआर को बेसिकली जो लीड कर रहा था वो स्टालिन था। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं ये अलाइड पावर में आ जाएंगी। पोलैंड है, फ्रांस, यूके, यूएस, यूएसएसआर। और अगर हम एक्सिस पावर में देखते हैं तो हमारे पास जर्मनी है जिसको लीड कर रहा है हिटलर, अडॉल्फ हिटलर, और इटली को मैसोलिनी कर रहा है लीड। ये बेसिकली दोनों जो है वो मिलिट्री के बंदे थे। और जापान वही जो वर्ल्ड वार वन में इसको लीड कर रहा था वही अभी तक किंग बैठा हुआ है, हिरोहितो। तो ये सारी जो कंट्रीज है इनको हम एक्सिस पावर कहेंगे। अब पिछले कमीशन ने अगले दिन ये एक सवाल पूछा हुआ था कि वर्ल्ड वार टू में कौन सी फोर्सेस जिन्होंने मेन रोल अदा किया है, तो वो है एयर फोर्सेस जो है ना बेसिकली, और टैंक्स, उन्होंने मेन रोल वर्ल्ड वार टू में अदा किया है। ये कैसे किया है हम आगे जाके ऑपरेशन डी डे देखेंगे, जिसमें मेन जो है वो जर्मनी को जो शिकस्त हुई है वो ऑपरेशन डी डे, या इसे नॉर्मंडी ऑपरेशन भी कहते हैं, या ऑपरेशन ओवरलोड भी उसे ही कह रहे होते हैं, नेपच्यून ऑपरेशन भी उसे ही कह रहे होते हैं, उसके काफी ज्यादा नाम है। तो मेन रोल जो वर्ल्ड वार टू में अदा किया है वो एयरफोर्स ने किया है। वर्ल्ड वार टू रिजल्टेड इन 70 to 85 मिलियन डेथ, हाफ ऑफ विच वर सिविलियन एंड होलोकास्ट। अब ये होलोकास्ट है, होलोकास्ट के बारे में काफी ज्यादा सवाल पूछ रहा होता है। कई दफा तो वो सिर्फ पूछ लेता है कि होलोकास्ट में क्योंकि यहूदियों को कत्ल किया गया, और वो ना इसका फिगर पूछता है 6 मिलियन कहीं पे दे देता है, कहीं पे 5.7 मिलियन भी फिगर आता है। तो ये दोनों फिगर जो है ना वो आपने याद रखने हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने जो है ना वो 6 मिलियन का फिगर याद रखा होगा कि तकरीबन 6 मिलियन यहूदियों को वर्ल्ड वार टू में कत्ल किया गया, उनको होलोकास्ट किया गया। द होलोकास्ट 1941 से लेकर 45 का पीरियड है। इसमें क्या होता है, नोन इन हिब्रू सुहा, ये ना आप याद रखिएगा, ये शायद पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It was genocide of European Jews during World War II between 1945 to 45. Nazi Germany systematically murdered some 6 million Jews across German occupied Europe.
तो क्योंकि ये जो हिटलर था ना, ये यहूदियों को काफी खिलाफ था। ये कहता था कि जो कुछ फसादात है ना, मेन फसादात के पीछे आपको यहूदी नजर आएंगे, तो ये इनके काफी खिलाफ था। तो इसने इनको सिस्टमेटिकली शूटिंग के जरिए, इसके अलावा पॉइजनस गैस भी देकर, इसके अलावा इसने और भी काफी ज्यादा तरीके थे, एक दो मैंने लिखे हुए हैं। द मर्डर वर कैरिड आउट थ्रू मास शूटिंग एंड पॉइजनस गैस इन एक्सटरमिनेशन कैंप चीफली इन पोलैंड। तो मेन जो कह लें जी, यहूदियों का कत्लेआम जो होलोकास्ट हुई है ना, होलोकास्ट किसे कहते हैं, जो यहूदियों का वर्ल्ड वार टू के दरमियान कत्लेआम हुआ है उससे हम होलोकास्ट कहते हैं। तो इसको, यहूदियों को जो मेनली कत्ल किया गया है वर्ल्ड वार टू में, वो पोलैंड में किया गया है, ये आप जरूर देखिएगा। अब वर्ल्ड वार टू की ये रीजन जो थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि मंचूरिया पे जापान का अटैक, इसके अलावा और भी ये साइनो जापान वार सेकंड है और स्पेनिश सिविल वार, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट थी वर्ल्ड वार टू के दरमियान। और मेन जो इवेंट था वो हिटलर ने पोलैंड पे जैसे ही अटैक किया, तो उसके बाद वर्ल्ड वार टू 1 सितंबर को स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट आते हैं ना वर्ल्ड वार टू में, जो कि जिनके बारे में कमीशन हमसे सवाल करता है, तो हम उन इवेंट के बारे में बात करते हैं। पहला इवेंट है हमारे पास जून 1941, जर्मनी led on invasion of Soviet Union, opening the Eastern Front. Poland was divided between Germany and USSR by Ribbentrop Pact 1939। देखें जी, यहाँ पे मसला ये है कि जैसे ही वर्ल्ड वार टू स्टार्ट होती है ना, तो यूएसएसआर और जर्मनी इनका आपस में हो जाता है एग्रीमेंट कि पोलैंड जो है ना उस वक्त यूएसएसआर का हिस्सा था। आधा कह लें जी, आधा जो पोलैंड था ना वो यूएसएसआर का हिस्सा था। तो इन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया था जर्मनी के साथ कि आप इधर हमारी तरफ नहीं आएंगे, दूसरी तरफ आप यूके फ्रांस वगैरह के साथ जंग लड़ें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने हमारी तरफ अटैक, मतलब कह लें इनके साथ ना इसकी सुलहबंदी हो चुकी थी। ये देखें, पोलैंड है और ये सारा जो इधर है ना यूएसएसआर बैठा हुआ है, रूस कह लें, आज का रूस बैठा हुआ है, और इधर ये जर्मनी। तो आधा पोलैंड जो है ना इस पे जर्मनी कर लेता है कब्जा, और आधा जो पोलैंड है ना वो इसके हिस्से में है। तो पहले होता ये है कि जर्मनी जैसे ही ये पोलैंड पे अटैक करता है, इसको कब्जा लेता है और ये ट्रीटी हो जाती है। कह लें जी, ये बाकी जो सारे हैं ना, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके वगैरह, ये तो आपस में हालत जंग में है, लेकिन यहाँ पे इसने जंग बंदी की हुई है। अब होता ये है कि हिटलर जो है ना वो मिलिट्री लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग था, तो इसने इन सब को कब्जाने के बाद जो है ना, यहाँ पे जंग, फ्रांस भी इसने कब्जा कर लिया हुआ था, फ्रांस भी, इसको इस पे भी हमने क्वेश्चन पढ़ने हैं। फ्रांस भी इसने कब्जा कर लिया हुआ था, और यूके के भी इसने काफी ज्यादा बमबारी करके इसकी भी हालत जो है ना वो अबतर की हुई थी। अब जैसे हिटलर ने देखा है कि मौका अच्छा है, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे इसने ईस्टर्न फ्रंट, ये सारा जो है ना ईस्टर्न फ्रंट बन जाएगा। तो हिटलर ने अब पोलैंड पे मजीद कह लें जी, ये इलाके जो है ना, हिटलर ने कहा जी चले मौका अच्छा है तो मैं इस पे मजीद इलाके कब्जे कर लेता हूँ, तो इसने इस पे अटैक कर लिया। अब यहाँ से कमीशन जो सवाल बनाता है वो पूछता है जी, कब जर्मनी ने ईस्टर्न पोलैंड पे अटैक किया? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो है ईस्टर्न पोलैंड जो था ना वो यूएसएसआर का उस वक्त हिस्सा था, और इनकी ट्रीटी हो चुकी थी जंग बंदी के। तो जून 1941, जर्मनी लेड ऑन इन्वेजन ऑफ सोवियत यूनियन, ओपनिंग द ईस्टर्न फ्रंट। पोलैंड वाज डिवाइडेड बिटवीन जर्मनी एंड यूएसएसआर बाय रिप्सन पैक्ट 1939। तो इस पैक्ट के जरिए, ये आपने पैक्ट याद रखना है कि इन्होंने, यूएसएसआर ने और जर्मनी ने पोलैंड को आपस में दो हिस्सों में तकसीम कर लिया था। लेकिन अब जो है जैसे ही जर्मनी देखेगा कि मैं अच्छा हूं, और मिलिट्री लिहाज से इसने फ्रांस पे भी कब्जा कर लिया हुआ था, तो इसने अब कहा जी चले मैं मजीद इलाके कब्जे करता हूं, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी और इसको शिकस्त भी होगी। ये था जी आपका ये इवेंट जो है 1941 जून, ये आपने फैक्ट याद रखना। और 1941 दिसंबर, ये इवेंट भी आपने याद रखना है। वो क्यों? देखिए 1941 एक ही ईयर में हो रहा है, इसमें जापान अटैक करेगा अमेरिका की पर्ल हार्बर पे। पर्ल हार्बर ये मैंने आपको पहले भी काफी दफा दिखाया है, ये यहाँ पे ना पर्ल हार्बर है, ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ना
बेसिकली जापान करेगा अमेरिका की पर्ल हार्बर जो कि नेवल बेस थी उस पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो वर्ल्ड वार 2 में एंटर होगा। तो दिसंबर 1941 जापान अटैक अमेरिकन एंड ब्रिटिश टेरिटरी इन एशिया एंड पैसिफिक इंक्लूडिंग पर्ल हार्बर इन हवाई लीडिंग यूएसए टू इंटर वार। तो ये जो है ना 1941 का जो ईयर है, आपने इसके मंथ याद रखने हैं। जून 1941 में यूएसएसआर पे अटैक कर रहा है जर्मनी, जो कि पोलैंड, उस पोलैंड वाले हिस्से पे, और ये ट्रीटी इनके दरमियान हुई थी जिसने पोलैंड को इन दोनों के दरमियान तकसीम किया था, रिबेनस्पोर्ट पैक्ट ट्रीटी 1939। और उसके बाद ये दिसंबर में जाके वही जापान जो है वो पर्ल हार्बर पे अटैक कर रहा है। तो ये जो है ना वो 1941 का ईयर जो है वो काफी मशहूर है। उसके बाद 1942 का जो ईयर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें है जी हमारे पास बैटल ऑफ मिडवे 1941। बैटल ऑफ मिडवे 1942 जो है ना, इसको आपने इस तरह याद रखना है कि ऊपर हमने पर्ल हार्बर अटैक जापान का पढ़ा है, तो पर्ल हार्बर अटैक के रिस्पॉन्स में जो यूएस ने रिस्पॉन्स दिया ना, उसको हम कहते हैं बैटल ऑफ मिडवे 1942। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली 6 मंथ बाद है, और इसमें जापान का जो है ना ये यमामोटो साहब, इनकी कमांड में एक कंबाइंड फ्लीट है जिसपे अटैक होता है, और इसको यूएस बेसिकली वो तबाह बर्बाद कर देता है। इट वाज मेजर नेवल बैटल इन पैसिफिक थिएटर 6 months after Japan attack on Pearl Harbor. The Japan combined fleet under the command of यमामोटो, इस ना बंदे का आपने जरूर नाम याद रखना, ये एक दफा कमीशन हो चुका है, तो इसलिए मैंने इसको ना लिखा हुआ है यमामोटो। इसकी कमांड में ये फ्लीट था जिसपे यूएस बेसिकली अटैक करता है। सफर डिफीट बाय यूएस पैसिफिक फ्लीट, तो ये इसको आपने इस एंगल से भी याद रखना है। ये पर्ल हार्बर पे जो जापान ने अटैक किया था, तो उसके रिस्पॉन्स में 6 मंथ बाद यूएस जो है ना वो ये अटैक कर रहा है, बैटल ऑफ मिडवे 1942। उसके बाद है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है जी ऑपरेशन नारमंडी। नारमंडी लैंडिंग भी इसको कहते हैं, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड भी इसको कहते हैं, ऑपरेशन नेपच्यून भी कहते हैं, या डी डे जून 1945। ये मंथ लाजमी याद रखिएगा, ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी ज्यादा वो सवाल पूछ रहा होता है जी। नारमंडी, नारमंडी कहाँ का इलाका है? तो ये बेसिकली फ्रांस का इलाका। नारमंडी बीच भी आपने सुना होगा, ये भी फ्रांस में ही है, इसको डी डे भी कहते हैं। ये सारे जो है ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट इवेंट है। असल में ये जो अटैक है ना, नारमंडी अटैक 1944 में होगा, और इसमें क्या करेंगे जो अलाइड पावर है ना, यूएस है, फ्रांस वगैरह, फ्रांस तो बेसिकली फ्रांस अभी जर्मनी के कब्जे में है, तो जर्मनी के कब्जे से ही फ्रांस को छुड़वाने के लिए अलाइड पावर जो है ना वो ये अटैक करेंगे, और ये अटैक जो है बेसिकली सरप्राइज अटैक होगा। सरप्राइज अटैक होगा और इसका नतीजा ये होगा कि जर्मन अंपायर जो है ना उनकी कमर टूट जाएगी, जर्मनी आर्मी उसकी कमर टूट जाएगी, और इसके बाद जर्मनी जो पहले वर्ल्ड वार 2 जीत रहा था, यहाँ से जंग वो हारना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेन जो है वो ऑपरेशन है, इसके बारे में काफी ज्यादा कमीशन सवाल करता है। नॉर्मंडी बीच इज इन फ्रांस। नॉर्मंडी लैंडिंग एसोसिएशन एयरबेस ऑपरेशन एंड see Rome invasion for the liberation of France and rest of Western Europe and laid the foundation of Allied victory on Western Front। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है ऑपरेशन बॉडीगार्ड। इसमें असल में होता ये है कि जर्मन फोर्सेस जो होती है ना उनको ऑलरेडी ही ये खौफ होता है कि अलाइड फोर्सेस किसी भी वक्त हम पे अटैक कर देंगी, उनको इंटेलिजेंस पूरी थी। अब होता ये है कि अलाइड फोर्सेस जो है ना उन पे ये अटैक जो है ना इन्होंने ये किया है कि जर्मन सुप्रीम कमांडर जो है ना उनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वेहमार्ट। ये जो था ना सुप्रीम कमांडर जर्मन फोर्सेस का, उसको मिसलीड किया है इस ऑपरेशन के जरिए, ताकि वो समझे कि अलाइड फोर्सेस जो है ना वो इस जगह पे इस दिन अटैक करने वाली हैं। तो उन्होंने ये कह लें जी उसको डिसेप्शन, धोखा देने की कोशिश की है, जिसमें वो कामयाब हो गए, और ये जर्मन सुप्रीम कमांडर जो था उसने ये समझ भी लिया था कि वाकई अलाइड फोर्सेस इस दिन इस जगह पे अटैक करेंगे। लेकिन इसके बरखिलाफ होता ये है, ऊपर हमने ऑपरेशन नारमंडी पढ़ा है जो कि सक्सेसफुल सरप्राइज अटैक था, जिसको जर्मन फोर्सेस जो है वो एक्सपेक्ट नहीं थी कर रही। तो ऑपरेशन बॉडीगार्ड
It was code name for World War II deception strategy employed by Allied States before 1944 invasion D-Day। ठीक है जी, तो D-Day जो है ना, ये असल में इन्होंने ऑपरेशन किया है जून 1944 को। दिस ऑपरेशन मिसलेड द जर्मन सुप्रीम मिलिट्री कमांडर डीर मार्च एज द टाइम प्लेस ऑफ इन्वेजन, जो कि मैंने आपको सारा इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। ये असल में उसको सुप्रीम कमांडर को इन्होंने मिसलेड करने के लिए ये ऑपरेशन वैसे ही कह लें रचाया है। नेक्स्ट है हमारे पास हिटलर प्लेस फील्ड मार्शल इरविन रॉमल, जिसे डेजर्ट फॉक्स भी कहते हैं। इसका अभी रिसेंटली ही मैंने एक क्वेश्चन देखा था, इसके बारे में पूछा हुआ था कि इरविन रॉमल इसका निक नेम क्या है, तो इसको डेजर्ट फॉक्स कहते हैं। तो असल में हिटलर जो था ना, उसने क्या किया कि मैंने आपको बताया, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया प्रीवियस कि अलाइड फोर्सेस जो है ना, जर्मनी को यही खौफ था कि अलाइड फोर्सेस इस तरफ, ये जो है ना, क्योंकि फ्रांस जर्मनी के कब्जे में था, तो अलाइड फोर्सेस को यही था। यूनाइटेड किंगडम जो है ना, इसकी हालत तो इसने बुरी की हुई थी, लेकिन ये कब्जे में नहीं था। इस पे फ्रांस पे कंप्लीटली इसने कब्जा कर लिया हुआ था जर्मनी ने। तो इसको यही खौफ था कि अलाइड फोर्सेस जो है वो इस तरफ अटलांटिक ओशन से जो है ना वो करेंगी अटैक। तो अब इस वजह से इसने क्या किया जी, इरविन रॉमल जो है ना, इसको अटलांटिक, ठीक है जी, इस तरफ जो है ना, ये कह लें जी, इस तरफ सारा जो है ना फ्रांस की सेफ गार्ड के लिए इसको इसने अपॉइंट किया हुआ था। तो इसका अगले दिन क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा, हिटलर प्लेस फील्ड मार्शल इरविन रॉमल, जिसे डेजर्ट फॉक्स कहते हैं, इन कमांड ऑफ जर्मन फोर्सेज, इन कमांड ऑफ जर्मन फोर्सेस अलोंग द अटलांटिक वॉल। अब देखें जी, ये तो हमने देख लिया कि जर्मनी ने, इनका जो सुप्रीम कमांडर है उसका नाम भी आपने याद रखना है, और ये इनका एक अहम जनरल है, उसका नाम भी आपने याद रखना है, इरविन रॉमल, जिसका निकनेम पूछा जा चुका है डेजर्ट फोर्स। ये तो था जर्मनी ने जो कह लें जर्मनी की तरफ से जो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। अगर हम इधर अलाइड फोर्सेस की तरफ देखते हैं ना, तो अलाइड फोर्सेस की तरफ था एफ.डी. रोजवेल्ट ने प्लेस किया था आइजनहावर। आइजनहावर आपको पता है अमेरिका का प्रेसिडेंट भी रह चुका है, 34 प्रेसिडेंट है ये अमेरिका का। और इसके बारे में अलग से वो कमीशन सवाल पूछता है कि जब स्वीज कनाल क्राइसिस होते हैं 1956 के, तो उस वक्त यूएस का कौन सा प्रेसिडेंट था, यही आइजनहावर था। तो ये बेसिकली जो है ना, इससे पहले मिलिट्री का कमांडर रह चुका है। तो ये जो है ना वर्ल्ड वार 2 में जो ऊपर हमने ऑपरेशन डी-डे पढ़ा ना, तो उसको लीड करने वाला यही बंदा है आइजनहावर। तो एफ.डी. रोजवेल्ट प्लेस मेजर जनरल आइजनहावर इन कमांड ऑफ अलाइड फोर्सेस। आइजनहावर was 34th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, 1953 से लेकर 61 तक ये रहेगा। और 1956 में आपको पता है स्वीज कनाल क्राइसिस, जो कि मिस्र वाला है, तो उसमें बेसिकली ये था आइजनहावर। और ये ही वो पहला बंदा है जो कि पाकिस्तान के विजिट पे भी आया हुआ है, आइजनहावर। ऑफिशियली इसके बारे में अलग से सवाल आता है 1959 में। He planned and supervised two of the most military campaign of World War II, Operation Torch in North Africa। तो हाँ, आपको इसकी गहराई में नहीं जाने का, सिर्फ ये आप जरूर याद रखिएगा कि इसने ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है ऑपरेशन टार्च, तो इसकी लोकेशन थी नॉर्थ अफ्रीका। और क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि इटली जो था ना, वो वर्ल्ड वार 2 में इनकी जर्मनी का साथ दे रहा था। तो इटली की इधर नीचे जो है ना नॉर्थ अमेरिका में कब्जा था, लीबिया पे ना इटली का कब्जा था। तो इटली के खिलाफ जो है ना नॉर्थ अफ्रीका में ये जो है इसने ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन टार्च इन 42-43 1942-43 टू सिक्योर फ्रेंच टेरिटरी एंड इन्वीजन ऑफ नॉर्मंडी 1944। तो नॉर्मंडी ऑपरेशन, इसके अलावा ऑपरेशन टार्च, ये इन दोनों को लीड करने वाला जो है वो कौन था, यही बंदा था आइजनहावर साहब। अब यहाँ पे ना कुछ फिगर हैं, जिन फिगर को ना आप जरूर याद रखिएगा, इन फिगर के बारे में वो सवाल कर सकता है। नॉर्मंडी इन्वेजन 6 जून 1944, इसे डी डे भी कहते हैं, और ये सरप्राइज अटैक था। मंथ लाजमी आपने याद रखना है 6 जून, ठीक है जी। इसी को ये ऑपरेशन ओवरलॉर्ड भी हमने ऊपर देखा है। इसमें क्या था जी, विद 24,000 अमेरिकन, ब्रिटिश एंड कनेडियन एयरबोर्न ट्रूप्स, ठीक है जी। ये सारी इन्होंने लैंडिंग की है सारे मिलके।
The war concluded with liberation of Germany occupied territory and fall of Berlin. Germany unconditionally surrender was on 8 मई 1945। होता ये है कि जर्मनी को, मैंने आपको बताया कि इसके बाद जर्मन अंपायर जो है ना, जर्मनी बेसिकली वो हारना शुरू हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, इस अटैक के नतीजे में जर्मनी की कमर तोड़ दिया और बहुत ही जल्द फ्रांस जो इसके कब्जे में था और भी काफी यूरोपियन टेरिटरी है ना, वो धीरे धीरे जर्मनी से छूटती गई हैं। अब जर्मनी जब सरेंडर करता है तो उसकी डेट जरूर पूछी गई है और आप जरूर याद रखिएगा। हमने वर्ल्ड वार वन के बारे में पढ़ा था, 1 सितंबर से वो स्टार्ट होगी 1939 में और 2 सितंबर 1945 में जाके वो खत्म होगी। लेकिन जर्मनी जो है ना, वो सब कह लें जी उससे पहले ही सरेंडर कर चुका था। सबसे लास्ट में जो सरेंडर करना है ना, वो जापान ने जाके करना, जब पे उस पे हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम गिराने ना, उनकी भी स्टोरी नीचे है, वो भी हम देखते हैं। तो जर्मनी जो सरेंडर कर रहा है, हथियार डाल रहा है, जर्मनी अनकंडीशनल सरेंडर वाज ऑन 8 मई 1945 को ये सरेंडर कर देता है। अब जो है ना, इसके अलावा ये मई है और अप्रैल, 30 अप्रैल, इसका भी मैंने नीचे लिखा होगा। ये जो 30 अप्रैल वाली डेट है वो आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि जर्मनी जो सरेंडर कर रहा है वो है जी 8 मई। लेकिन अडोल्फ हिटलर और उसकी जो वाइफ थी ना, ईवा ब्राउन, उन्होंने जो सुसाइड किया है वो 30 अप्रैल 1945 को। तो मतलब कह लें 8 दिन पहले ही ये दोनों सुसाइड कर चुके थे और उसके बाद 8 मई को जाके जर्मनी जो है वो करता है सरेंडर। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट जो है 6 और 9 अगस्त, ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों डेट को जर्मन जो यूएस है उसने जापान पे अटॉमिक बम ड्रॉप किए हैं। ऑन 6 एंड 9 अगस्त यूएस ड्रॉप अटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। इसके बारे में ना नीचे डिटेल है, वो हम डिटेल से इसके बारे में करते हैं। देखें जी, मंचूरिया, मंचूरिया इज करंटली पार्ट ऑफ चाइना एंड डिस्प्यूटेड अमंग जापान, रशिया एंड चाइना। ये मैंने आपको पहले भी ये दिखाया था। ये देखें, ये हमारे पास चाइना और ये जो सारा इलाका है ना, ये मंचूरिया का इलाका है, जो कि इधर चाइना है, जापान है और रशिया, इन तीनों के दरमियान ना ये डिस्प्यूटेड है और बेसिकली ये पार्ट है चाइना का। ये तीनों सवाल इसके बारे में बन रहे होते हैं। ये मंचूरिया पे 1931 में ना जापान ने कब्जा कर लिया था और फर्स्ट साइनो जापान वार हुई है और सेकंड जो है वो 1937 से दोबारा सेकंड साइनो जापान वार होती है। तो इसका वो पूछ रहा होता है कि ये किन के दरमियान डिस्प्यूटेड है और अभी ये किसके कब्जे में है। तो अभी चाइना का इस पे कब्जा है। Japan announced its unconditional surrender on 15 August and signed surrender document on 2 सितंबर 1945। आपको पता है ये 2 सितंबर वही डेट है कि 1 सितंबर 1939 को बेसिकली क्या होता है कि वर्ल्ड वार टू जो है ऑफिशियली स्टार्ट होती है और वर्ल्ड वार टू ऑफिशियली जो खत्म होती है वो 2 सितंबर है। 1 सितंबर और 2 सितंबर आपने इस तरह इन दोनों को साथ एसोसिएट करके याद रखना। 1939 1 सितंबर स्टार्ट हो जाएगी और 2 सितंबर 1945 को ये खत्म हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ से जो कमीशन सवाल बनाता है वो कहता है कि यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटॉमिक बम जो गिराए हैं, तो उसके कितने दिनों बाद जापान ने सरेंडर किया है। तो 9 के बाद 15 अगस्त, ये टोटल 6 डे बन जाएंगे। ये अलग से कमीशन सवाल बनाता है कि जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम के बाद कितने दिनों बाद जापान ने कितने दिनों बाद सरेंडर किया है। तो वो 16 डेज होंगे, ये आपने याद रखना है। So Japan announced its unconditional surrender on 15 August and signed surrender document on 2 September 1945 को officially World War II खत्म हो गया है। Adolf was also in World War One when he captured, he pretended to be a postman। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये जो है इसने वर्ल्ड वार वन में भी मिलिट्री मैन था, ये मिलिट्री में सर्व कर रहा था। तो ये पकड़ा गया था तो खुद को इसने डाकिया शो किया और ये छूट गया था। ही बिलोंग टू नाजी पार्टी। अब ये नाजी पार्टी क्या है, तो नाजी पार्टी के बारे में भी कमीशन ने एक दफा सवाल किया हुआ है कि ये कब फॉर्म हुई है। 1920 में ये बेसिकली ये पार्टी फॉर्म होगी और इसका मकसद ये था कि रशिया जो कि कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था उसके इफेक्ट से जर्मनी को बचाना और उनमें नेशनलिज्म को
प्रमोट करना, तो ये बेसिकली इसकी आइडियोलॉजी होगी नाजीइज्म की, नाजी पार्टी की। इसका दूसरा नाम देखें, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर इस पार्टी का नाम है, या नाजी पार्टी शॉर्ट में कहते हैं। वाज फॉर द राइट पार्टी founded in 1920 that supported the ideology of Nazism. The party was created to draw workers away from communism into nationalism. It was banned in 1945. तो जब जर्मनी सरेंडर करेगा ना तो उसके बाद इस पार्टी को बैन कर दिया जाता है, नाजीज्म 1945, ये डेट जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास ऑपरेशन बारबाडोस, जून टू दिसंबर 1941। ये ट्रीटी, ये आपको पैक्ट नजर आ रहा है, 1939 का पैक्ट है, रिबन्स ऑफ पैक्ट 1939। ये पैक्ट मैंने आपको इनिशियली बताया था कि यूएसएसआर जो के जिनके दरमियान पोलैंड जो है ना वो जर्मनी के साथ और रशिया के साथ जो है ना, ये इधर जो ईस्टर्न पोर्शन था उस पे यूएसएसआर का कब्जा था, दूसरे वाले पोर्शन पे जर्मनी का कब्जा था। तो इन्होंने आपस में कह लें जी एग्रीमेंट कर लिया था। इस एग्रीमेंट का नाम याद रखना है, रिबेनट्रॉप पैक्ट 1939। अब ये जो पैक्ट आपको बताने का मकसद ये है, ऑपरेशन बारबाडोसा जो है ना, इसमें क्या होगा कि जर्मनी जो है वो यूएसएसआर पे वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है वो यूएसएसआर पे वो अटैक कर देगा, क्योंकि जर्मनी जो है ना इसकी कंडीशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और इसने क्या ले जी सारे यूरोप पे कब्जा कर लिया था। तो अब इसने देखा जी गोल्डन चांस है, तो चलें लगते हाथ यूएसएसआर पे भी हाथ साफ किए जाएं। तो इसने इसके खिलाफ मुआहदा तोड़ते हुए इस पे अटैक किया, जिसको ऑपरेशन बारबाडोस कहते हैं, और ये जून टू दिसंबर 1941 तक ये रहेगा। और इसमें आपको पता ही है कि जर्मनी जो है ना उसने यूरोप मॉस्को तक ये चला जाता है, लेकिन मॉस्को तक फिर जो है इसको रोक दिया जाता है। वहां इसकी जो फोर्सेस हैं बेसिकली वो बर्दाश्त नहीं कर पाती मॉस्को का जो ठंड होती है, इस वजह से। तो क्या होगा, इसमें ना इसको शिकस्त ही होनी है। It was invasion of USSR by Nazi Germany during World War II with the main goal of capturing more territory, opening the Eastern Front। तो देखें जी इधर वेस्टर्न फ्रंट तो इसका ऑलरेडी ओपन था, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट जो कि वहां एग्रीमेंट के जरिए इसने कहा जी चलें गोल्डन चाहता है तो यूएसएसआर पे भी हाथ साफ कर लिए जाएं। एंड ब्रिंगिंग सोवियत यूनियन इनटू अलाइड पावर। ये जी आपने जरूर याद रखना है कि यूएसएसआर की जो एंट्री हो रही है वो 1941 में, क्यों, ऑपरेशन बारबाडोस जो कि जर्मनी ने लॉन्च किया था किसके, यूएसएसआर के खिलाफ, ऑपरेशन बारबाडोस। और 1941 ही आपको पता है वो ईयर है जिसमें जो है वो अमेरिकन फोर्सेस की भी एंट्री होती है। वो अमेरिकन फोर्सेस की एंट्री जो है ना वो अप्रैल में होगी, वो नीचे हम देखते हैं जी। डी डे या 6 जून इज नोन एज ए स्पेशल डे। ये आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इवा ब्राउन वाज द वाइफ ऑफ हिटलर। ऑन 30 अप्रैल 1945 हिटलर सुसाइडेड विद हर वाइफ। जी ये देखें जी हमारे पास On 12 April 1945, F.D. Roosevelt passed away naturally and Harry Truman replaced him। ये देखें जी ये जो ईयर है ना 1945 और मंथ अप्रैल, ये जरूर आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि F.D. रोजवेल्ट जो कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने वाला बंदा है ना, उसकी डेथ हो रही है और नेचुरली हो रही है। अब होता ये है कि जब तक ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रहेगा ना तो इसने पूरी कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह जो है वो अटॉमिक बम का इस्तेमाल ना किया जाए। तो जैसे ये 12 अप्रैल 1945 को वफात होगा, तो उसके बाद हैरी ट्रूमैन जो है ना ये पहले इसका वाइस प्रेसिडेंट था। जैसे आज ट्रम्प चल रहा है और जेडी वेंस जो है ना वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो उस वक्त जो था हैरी ट्रूमैन वाइस प्रेसिडेंट था। तो प्रेसिडेंट चला जाए तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनता है, तो जारी बात है ये बनता है। तो इसने जो है ना फिर ऑर्डर दिया अटॉमिक बम गिराने का जापान पे, क्योंकि जापान जो है ना वो सरेंडर नहीं था कर रहा। जर्मनी भी सरेंडर कर चुका है, हमने देखा है कि 8 मई को वो सरेंडर कर रहा है, उसके बाद जाके अगस्त में जाके ये सरेंडर करेगा 15 अगस्त को। तो हैरी ट्रूमैन ऑर्डर टू ड्रॉप अटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा
कौन सा बम है जी? हिरोशिमा ये सिटी का नाम है जापान की, और जो बम है उसका नाम है लिटिल बॉय। और कब ड्रॉप किया जा रहा है? 6 अगस्त को। और नागासाकी जो है उस पे जो बम गिराया गया है फैट मैम, और 9 अगस्त को। तो ये दोनों 6 अगस्त और 9 अगस्त दोनों डेट्स आपने याद रखनी है। और लिटिल बॉय किस पे गिराया जा रहा है और फैटमैन किस पे गिराया जा रहा है, ये दोनों आपने, हिरोशिमा पे लिटिल बॉय, नागासाकी पे फैटमैन, ये दोनों सवाल आते हैं। Japan surrendered to Allied on 15 अगस्त just after 6 day of bombing of Nagasaki। ये 6 डे का मैंने आपको ऑलरेडी सवाल क्लियर कराया है। अब देखें जी, ये न्यूक्लियर बम गिराया गया है, तो ये इसके बारे में भी अब यहाँ से सवाल बनते हैं कि पहला न्यूक्लियर बम कब बना है, किसने बनाया, किस प्रोजेक्ट के तहत बना है। तो ये सारे सवाल भी मैंने यहाँ पे क्लियर किए हुए हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, it was research and development program to produce first nuclear weapon by US, UK, Canada। ठीक है जी, ये तीनों के कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट जो है वो चलता है, और इसका मकसद क्या है जी? फर्स्ट न्यूक्लियर बम जो है उसको बनाना। The Trinity test of the Manhattan Project on 16 July 1945 was the first detonation of a nuclear weapon। तो पहला कह लें जो कामयाब एक्सपीरियंस किया गया, कामयाब तजर्बा किया गया है न्यूक्लियर वेपन का, तो वो है जी 16 जुलाई 1945। जिन इन टेस्ट को क्या कहते हैं? द ट्रिनिटी टेस्ट। जरूर याद रखिएगा, किस प्रोजेक्ट के तहत हो रहे हैं? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब जी जब कामयाब तजर्बा हो गया 16 जुलाई, ये देखें जी 16 जुलाई 1945 को ये तजर्बा कर रहे हैं, और आगे जुलाई अगस्त में जाके 6 अगस्त और 9 अगस्त को इन्होंने जापान पे एटॉमिक बम गिरा भी देने हैं। तो जे हार्बर्ट ओपनहैमर इज कंसीडर्ड फादर ऑफ एटॉमिक बम हु सर्व एज द डायरेक्टर ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो आपने इसको दोनों एंगल से याद रखना है कि ओपनहैमर साहब जो है ना, ये जो है मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने वाले थे, उसके डायरेक्टर थे, और इन्हीं को ही फादर ऑफ एटॉमिक बम कहते हैं। ये दोनों कमीशन जो है ना हमसे इन दोनों के बारे में सवाल कर रहा होता है। अब जी ये जो बम गिराया गया एटॉमिक बम हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो यहाँ से भी सवाल बनते हैं जी। 59 composite group, it was a unit of US Air Force created for the deployment of nuclear weapon। तो ये जी आपने कंपोजिट, ये तो आपने सवाल देखा ही होगा, उन्होंने त्यारे का भी नाम पूछा है जिस त्यारे ने उस एटॉमिक बम गिराए हैं। तो नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ ले जी यूएस एयरफोर्स का कौन सा ग्रुप था। तो 59 कंपोजिट ग्रुप है जिसकी सारी ये जिम्मेदारी थी कि इसने न्यूक्लियर वेपन को गिराना है। Boeing B-29 Super Fortress was an American aircraft bomber who dropped atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki। The Fat Man bomb was supposed to be dropped on काकूरा इंस्टेड ऑफ नागासाकी। देखें जी ये जो फैट मैम जो कि 9 अगस्त को गिराया जाना था ना बम, ये असल में नागासाकी पे नहीं था गिराया जाना, बल्कि काकूरा पे गिराया जाना था, लेकिन मौसम जो है ना वो ठीक नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने यहीं पे गिरा दिया। तो ये भी आपने जरूर याद रखना है। वो पूछता है कि नागासाकी वाला बम जो कि फैट मैन था, ये किस सिटी पे गिराया जाना था, लेकिन नागासाकी पे गिराया गया। तो ये काकूरा नाम जरूर याद रखिएगा। तो ये जो है ना यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट हमने सवाल किए हैं वर्ल्ड वार 2 के बारे में। अब एफडी रोजवेल्ट साहब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि यूएस को सुपर पावर बना रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ सवाल हम मजीद देख लेते हैं। His policies prove USA as superpower and force UK to liberate their occupied colonies like Jordan gained independence from UK in 25 May 1945. Egypt declared independence in 1922 but UK did not withdraw its troops until 1956 Suez Canal crisis। तो ये देखें ये बंदा जो था ना एफडी रोजवेल्ट काफी ही अच्छा बंदा था कि इसने जो है ना यूके की पुलिस ये ऐसे बना गया था कि इसने यूके को फोर्स किया कि आपकी दुनिया में जितनी भी कॉलोनीज हैं उनको आप खत्म करें। और आपको पता है क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका जो है ना वो सुपर पावर बन जाता है, और अमेरिकन सुपर रेस में फिर यूएसएसआर और अमेरिका इन दोनों के दरमियान सुपर पावर की रेस स्टार्ट हो जाती है, और फिर पूरा कोल्ड वार का एरा चलता है 1948 से लेकर 1991 तक, जिसमें अमेरिका जीतता है। वो सारी बात जो है ना हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें जी एफडी रोजवेल्ट की पॉलिसीज ऐसी थी कि आप देखते हैं कि जॉर्डन इस्लामी मुल्क आजाद हो रहा है,
1946 में। उसके बाद इजिप्ट जो है, इजिप्ट पे आपको पता है कि बरतानिया ने कब्जा किया हुआ था, लेकिन जो इजिप्ट है ना उसने इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया था 1922 को, लेकिन इजिप्ट जो है ना वो अपनी फोर्सेस को यहाँ से, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन सॉरी इजिप्ट कह रहा हूँ, तो ब्रिटिश जो था ना वो मिस्र से अपनी फोर्सेस को नहीं था निकाल रहा। अब होता ये है कि यूएस जो ना बेसिकली इस पे फोर्स करेगा, जिसके नतीजे में आप देखते हैं कि स्वीज कनाल क्राइसिस होता भी है, जिसमें जमाल अब्दुल नासिर साहब जो है ना वो जो स्वीज कनाल है इसको नेशनलाइज कर लेते हैं। तो फ्रांस और यूके सारे मिलके इसके खिलाफ जो है वो जंग करते हैं, लेकिन अमेरिका जो है ना वो बेसिकली इजिप्ट को सपोर्ट कर रहा होता है, जिसके नतीजे में होता ये है कि फ्रांस यूके वाले जंग ये हार जाते हैं और अमेरिका की सपोर्ट से जमाल अब्दुल नासिर साहब ये जंग जीत जाते हैं। तो ये सारे जो कारनामे हैं असल में इसके बहुत अच्छे अच्छे कारनामे हैं जिनको आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्शल प्लान। ये देखें जी, ये भी एफडी रोजवेल्ट साहब का प्रोग्राम है, प्लान है जो कि इसने दिया है यूरोप की, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिकली जो है ना यूरोप तबाह हो चुका था, तो यूरोप को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए इकोनॉमिकली एफडी रोजवेल्ट साहब ये प्लान देते हैं जिसको हम कहते हैं मार्शल प्लान। सॉरी, ये एफडी रोजवेल्ट नहीं देंगे, ये जो है ना बाद वाले आने वाले प्रेसिडेंट देंगे। इसका पीरियड जरूर याद रखिएगा, 1948 से 52 तक मार्शल प्लान है। इसके बारे में ना कमीशन सिर्फ इतना ही सवाल पूछता है कि यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए यूरोप रिकवरी प्रोग्राम कह लें, कितना फंड दिया है अमेरिका ने, तो ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है 13.3 बिलियन जो है ना तकरीबन ये अमेरिका ये इकोनॉमिकली इनकी मदद करता है दोबारा से यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए। जिस तरह आजकल हमारा चाइना हम पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, चाइना सी पैक, तो इसको भी मार्शल प्लान से कंपेयर किया जाता है कि चाइना पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए सी पैक का प्रोजेक्ट दिया हुआ है और अमेरिका ने यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए मार्शल प्लान दिया था। तो इट इज आल्सो नोन एज यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम या economic aid in 1948 to rebuild Western Europe. The US transfer 13.3 बिलियन, ये आज की अगर 2024 के लिहाज से हम देखें तो ये 173 बिलियन के अराउंड जो है ना ये बन जाती है इन इकोनॉमी रिकवरी प्रोग्राम। In 1948 कांग्रेस पास द मार्शल प्लान एज द इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट। तो ये इसका आप ईयर याद रखिएगा, 1948 को कांग्रेस पास कर रही है। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, ये देखें जी, ये असल में ना इसी का ही कारनामा है। ये मशवरा तो पहले दे गया था यही एफडी रोजवेल्ट साहब जो है ना, एफडी रोजवेल्ट जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं, ये उसी का ही कारनामा है कि उसने कहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म होगी ना तो हम एक ऐसा इदारा बनाएंगे जो पूरी दुनिया को कह लें दुनिया को फंड करेगा, और एक यूएन का भी वो कह लें जी पूरा उसने स्ट्रक्चर पेश किया था, यूएन का नाम भी उसने कॉइन किया था। तो उनमें ये देखें जी, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट 1944 जो है ना, ये ही वो है कह लें जी एक कॉन्फ्रेंसिस है जिसमें ये सारा कुछ इन्होंने कह लें जी तय किया था कि हम एक वर्ल्ड बैंक भी बनाएंगे, आईएमएफ भी बनाएंगे, या ये सारा कुछ जो इन्होंने तय किया ना वो इसी में किया, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1944 इसका ईयर भी याद रखिएगा। US dollar was established as the world foremost reserve currency by this agreement। ठीक है जी, तो डॉलर जो है उसको एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे जो इस्तेमाल किया जाना था वो इसी एग्रीमेंट के तहत हुआ है, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट 1944। ब्रिटेन वुड असल में ना ये आपने जरूर याद रखना, ये न्यू हेमिस्फीयर यूएसए में ना ये एक एरिया का नाम है ब्रिटेन वुड, तो ये क्योंकि वहां पे हुआ है तो इस वजह से उसी नाम से ये जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज द यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वेयर 44 कंट्रीज साइन फॉर द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ एंड डॉलर एज इंटरनेशनल करेंसी। तो इसमें जो है ना 44 कंट्री ने सिग्नेचर किए थे कि आईएमएफ बनाया जाएगा और आइंदा से जो है वो डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी हम बनाएंगे। हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ना इनके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आईएमएफ का क्या काम है और वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, डिटेल से हम इनके बारे में बात करेंगे।
जी IMF, पहले तो आपने इसका मुखफ़्फ़ याद रखना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है जी। अब इसका क्या काम है जी, इट इज अ मेजर UN फाइनेंशियल एजेंसी फाउंडेड बाय 199 मेंबर कंट्री। UN में आपको पता है मौजूदा 193 कंट्रीज हैं, तो इट इज मेजर UN फाइनेंशियल एजेंसी फाउंडेड बाय 191 मेंबर कंट्री। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC है। अच्छा, आपने वर्ल्ड बैंक का और IMF इन दोनों का ना वो हेडक्वार्टर पूछता है, तो जो बैंक है ना वो अमेरिका आपको पता है काफी सियाना है, तो ये जो बैंक होंगे ना इनका हेडक्वार्टर वो अपने पास ही रखता है, तो वाशिंगटन DC में वर्ल्ड का बैंक का भी और IMF इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है ना वो यहाँ पे आपने जरूर याद रखना है। फॉर्मेशन IMF की हो रही है 1945 को बाय ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944, तो इस एग्रीमेंट के तहत ही इन्होंने तय कर लिया था कि IMF भी बनाया जाएगा, वर्ल्ड बैंक भी बनाया जाएगा। इसके मेंबर कंट्री जो है वो 190 है, 190 UN के हैं और एक कोसोवो है। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना वो IMF की वो क्रिस्टीना जॉर्जीव, इसका ना जरूर याद रखिएगा, ये काफी मशहूर है और आपको पता है पाकिस्तान जो है वो आए रोज IMF के प्रोग्राम ले रहा होता है, तो इसका जरूर आपने नाम याद रखना है। अभी मौजूदा यही है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो क्रिस्टीना जॉर्जीव है और ये बल्गेरियन है, बल्गेरियन। इसका फिर पूछ लेता है कि बाय प्रोफेशन ये क्या थी, तो ये इकोनॉमिस्ट थी, हु इज बल्गेरियन इकोनॉमिस्ट सर्विंग एज 12th मैनेजिंग डायरेक्टर सिंस 2019, तो 2019 से ये मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की, और ये कितनी है 12वीं, ये भी जरूर याद रखिएगा, ये पूछता है। आज का लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इज गीता गोपीनाथ हु इज इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सिंस 2022, तो ये अभी फर्स्ट दफा जो है ना ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है गीता गोपीनाथ, 2022 से ये चल रही है, इसका भी जरूर याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम बाकी जो अमेरिकन का, इसके बाद हमने UN के बारे में भी देखना है, और फिर अमेरिकन का जो कोरियन वार है, वियतनाम वार है, और लास्ट तक हमने अमेरिकन का जो पूरी दुनिया में रोल है उनको हमने देखना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे लेक्चर से फायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।